नमस्कार दोस्तों। आज अपन एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर अंकित शर्मा, BVSC एंड ASP कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन एनिमल न्यूट्रिशन, जंतु पोषण, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इस जगत में पाए जाने वाले जीव जो अपने जीवन यापन, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तथा उत्पादन के लिए पोषकों के रूप में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, जल प्राप्त करते हैं, उसे अपन जंतु पोषण के लिए पढ़ते हैं। इस जगत में पाए जाने वाले सभी जीव अपने जीवन यापन के लिए तथा अस्तित्व बनाए रखने के लिए एवं उत्पादन के लिए पोषक तत्वों को आहार के रूप में लेते हैं, के रूप में प्राप्त करते हैं। अब इसमें पोषक तत्व हो सकते हैं खनिज, विटामिन, खनिज हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, एटसेट्रा। तो दोस्तों, जंतु पोषण क्या है? इस जगत में पाए जाने वाले सभी जीव अपने जीवन यापन के लिए तथा अस्तित्व बनाए रखने के लिए एवं उत्पादन के लिए जो भी पोषक प्राप्त करते हैं उसे आहार के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे खनिज हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा होगी, ये सारे इसके अंदर आएंगे। जनक, एनिमल न्यूट्रिशन के जनक या फादर कौन है? एंटोनी वॉन लेवोसियर। तो जनक कौन है एनिमल न्यूट्रिशन का? एंटोनी वॉन लेवोसियर। तो ये एक क्वेश्चन है जो इसमें पुटअप हो सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका एनिमल न्यूट्रिशन के फादर कौन है। अब अपन आगे इसके बारे में बात करते हैं कि पशुओं को पालने के उद्देश्य, पशुओं को अपने पालने का उद्देश्य क्या है? कि उनके उत्पाद होते हैं, उनसे अपने को आय प्राप्त करनी होती है। उनके उत्पाद होते हैं, उनसे अपने को आय प्राप्त करनी होती है। अब आय उनके उत्पाद से प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, अपन उनके जंतु पोषण की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने को अच्छा भोजन देना पड़ेगा उनको। अच्छा भोजन का मतलब क्या होगा? संतुलित भोजन, जिसके अंदर सारी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सारी एक साथ आ जाए, जिसमें संतुलित आहार मतलब हो गया उनका एकदम बैलेंस डाइट हो। ऐसे नहीं कि अपन ने सिर्फ सूखा चारा दे दिया या सिर्फ कंसंट्रेट दे दिया, दोनों को उचित मात्रा में मिलाकर अपने को देना है। तो ये सारा जब अपन इनको प्रोवाइड कराएंगे तब जाके वो एक पशु बढ़िया उत्पादन कर पाएगा। अपना मेन काम क्या है? पशुओं को पालना है।
पशु पालने का उद्देश्य। पशु पालने का क्या उद्देश्य है अपना? अपने को उनसे आय प्राप्त करनी है। अब आय प्राप्त करनी है तो अपने को उनको क्या करना पड़ेगा? आय किससे प्राप्त होगी? आय उस किससे प्राप्त होगी? आय होगी उनके उत्पादों से। उत्पाद जो देंगे मतलब उनका मिल्क हो गया, मीट हो गया, तो उनसे अपने को उनकी आय प्राप्त होगी। आय उत्पाद जब अपने को अच्छे मिलेंगे तब अपने को आय ज्यादा मिलेगी। अब उत्पाद अच्छे रखने के लिए अपने को उनको संतुलित भोजन देना पड़ेगा। उनको संतुलित भोजन अपने को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब संतुलित भोजन के अंदर क्या हो गया? सारे आ गए, कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट आ गया, प्रोटीन आ गया, विटामिन आ गए और मिनरल आ गए। ये सारे इसके अंदर आ गए। तो अपने को क्या करना है? इनको सबको एकदम संतुलित भोजन के रूप में देना है। ऐसा नहीं कि अपन ने सिर्फ ही उनको सूखा चारा दे दिया। सिर्फ सूखा चारा भी अपन को नहीं देना है और अपन को सिर्फ कंसंट्रेट भी नहीं देना है कि भाई सिर्फ कंसंट्रेट भी दे दिया तो भी। दोनों ही एक मिक्स करके, दोनों को मिक्सचर होता है जो मिक्सचर के रूप में है, दोनों को मिक्सचर में देना है। मतलब संतुलित करके उन दोनों को सारी चीजें एक साथ देनी है। तो ये हो गए अपना उद्देश्य क्या है जानवरों को पालने का, तो वो आ गया इसमें। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी, अब कुछ टर्मिनोलॉजी शब्दावली है। उस शब्दावली के बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। 5-10 जो पॉइंट है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अपने भोज्य पदार्थ क्या है। भोज्य पदार्थ क्या है दोस्तों? भोजन का एक अवयव है। सिर्फ एक अवयव मिलकर भोज्य पदार्थ बनाता है। भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ क्या हो गया दोस्तों? सिर्फ भोजन का एक अवयव मिलके, सिर्फ भोजन का एक अवयव, ये क्या हो गया? भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं फीड। क्या हो गया? फीड। फीड किसे कहते हैं? भोजन का सिर्फ एक अवयव मिलके जो बनाता है वो क्या बनाता है? भोज्य पदार्थ। अब आगे बात करते हैं दूसरा, भोजन। भोजन या फूड। फूड क्या होता है? कई भोज्य पदार्थ मिलके या कई फीड मिलके एक फूड बनाते हैं। कई भोज्य पदार्थ मिलके भोजन बनाते हैं। कई भोज्य पदार्थ मिलकर भोजन बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? भोजन। भोजन क्या हो गया? कई भोज्य पदार्थ मिलके भोजन बनाते हैं। और भोज्य पदार्थ क्या है? सिर्फ एक भोजन का अवयव है जिसके अंदर संपूर्ण नहीं है। ऐसे मान लो कि इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल गया या सिर्फ प्रोटीन मिल गई, दोनों एक साथ नहीं मिलता, मतलब संपूर्ण नहीं हो रहा, ये पूरा एक साथ नहीं हो रहा। भोजन में क्या हो गया? पूरी डाइट आ गई, मतलब एक संपूर्ण भोजन आ गया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पे, फीड स्टफ। ये एक इंग्लिश का वर्ड है, थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है अपने को? इसमें 3 चीज आती है। इसमें आता है चारा, दाना प्लस फीड एडिटिव। फीड एडिटिव में क्या आ गए? फीड एडिटिव में जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, विटामिन हो गए, ये सारे इसमें फीड एडिटिव में आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या हो गया? अपने को क्या करना है? फीड स्टफ की बात कर रहे हैं अपन, तो फीड स्टफ क्या हो गया? चारा, दाना और
फीड एडिटिव, ये तीनों मिलके जो बनाए वो क्या बना दिया, फीड स्टफ। फीड स्टफ हो गया अपने तीसरे नंबर का। अब अपन बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे आती है खुराक। खुराक का मतलब होता है, अपन जनरली बोलते हैं यार भाई एक खुराक नहीं दे दे, तो मतलब एक खुराक दे दे मेरे को, मतलब खुराक पूरे दिन का नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, एक बार का ग्रहण किया हुआ भोजन, एक बार का ग्रहण किया हुआ भोजन। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है खुराक। खुराक क्या होती है, एक बार का ग्रहण किया हुआ भोजन। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर। पांचवें नंबर पे आएगा आहार। अब आहार के कई पार्ट होंगे, कई इसकी और चीजें होंगी, वो अपन शुरू से बात करते चलते हैं। आहार क्या होता है, एक 24 घंटे की अवधि, मतलब पूरे दिन में जो अपन ने ग्रहण किया, एक 24 घंटे की अवधि के दौरान जो अपन ने ग्रहण किया उसे क्या बोलते हैं, अपन आहार बोलते हैं। एक 24 घंटे के अवधि के दौरान जो ग्रहण किया गया है उसे अपन आहार बोलते हैं। 24 घंटे की अवधि में ग्रहण किया गया भोजन। एक 24 घंटे की अवधि में ग्रहण किया गया भोजन क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। आहार कहलाता है। तो ये क्या हो गया, एक 24 घंटे की अवधि में किया गया भोजन क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। आहार के बाद में अपन बात करेंगे संतुलित आहार। अब इसका ये पार्ट आ गया संतुलित आहार। संतुलित आहार को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है दोस्तों, बैलेंस डाइट होता है भोजन जिसकी सभी अवस्था में, भोजन वो जिसके सारे पोषक तत्व उपस्थित हो। सारे पोषक तत्व किसमें उपस्थित होंगे, संतुलित आहार में। संतुलित आहार को इंग्लिश में बोलते हैं अपन बैलेंस, BALANCED, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होगी, संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब क्या हो गया, जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित हो। अपन क्या बात कर रहे हैं, संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब क्या हो गया, जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित हो। सारे पोषक तत्व किसमें उपस्थित होंगे, संतुलित आहार में। अब संतुलित आहार के बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आदर्श आहार। आदर्श आहार क्या हो गया, आदर्श आहार हो गया जिसके अंदर अपन बॉडी वेट के अनुसार, बॉडी वेट या वजन, वजन के हिसाब से दी गई भोजन सामग्री। क्या हो गया, वजन के हिसाब से जो भोजन सामग्री दी जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, आदर्श आहार। आदर्श आहार में क्या आ गया, अपन उसको जानवर है उसको अपन उसका जो बॉडी वेट है, मतलब एक भैंस है 600 किलो की है, तो उसको अपन 600 किलो के हिसाब से कि भाई इसको कितना दिन का देना चाहिए, उसका बॉडी वेट का 5% हो गया, 3% हो गया, जो भी है, तो वो उसके बॉडी वेट के हिसाब से अपन उसको देते हैं। तो ये क्या हो गया, आदर्श आहार के अंदर ये आता है। तो इसकी डिफाइन में क्या आ जाएगा कि जो एक बॉडी वेट मतलब वजन के हिसाब से जो अपन उसको भोजन सामग्री देते हैं वो उसमें आ जाएगी आदर्श आहार में। आदर्श आहार के बाद में अपन बात करते हैं जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह राशन या आहार।
आहार। जीवन निर्वाह आहार की अपन जब बात करेंगे तो इस जीवन निर्वाह का मतलब लिखा हुआ है, उसके मतलब से अपन को समझ में आ रहा है। जीवन निर्वाह का मतलब क्या हो गया? एक जीवन को अपन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अपने को भोजन सामग्री की जरूरत पड़ती है, मतलब जो पशु एक अपने नॉर्मल जीवन को सुचारू रूप से, ना किसी उत्पादन के लिए ना किसी कुछ के लिए, बस सिर्फ जीवन को चलाना है उसको कि भाई हाँ जी रही है बस, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए? जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए उसे क्या बोलते हैं अपन? जीवन निर्वाह। भोजन की वह मात्रा जो कि पशु की जीवन को, पशु के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। उसे अपन क्या बोलते हैं? जीवन निर्वाह, या भोजन की वह मात्रा जो पशु के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? जीवन निर्वाह राशन। अब जीवन निर्वाह राशन के बाद में दो राशन और आएंगे। उत्पादन राशन। उत्पादन राशन में क्या हो गया? जीवन निर्वाह के अतिरिक्त अगर कोई जानवर दूध दे रहा है या कोई मीट के लिए अपन उसको पाल रहे हैं, तो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त कि भाई एक तो जीवन जी रहा है, उसके अलावा उसको प्रोडक्शन और करवाना अपने को कि हाँ भाई ये मीट दूध भी देता रहे, या मीट के लिए भी ये जल्दी से मोटा हो जाए और उसको मीट के लिए भी ये बॉडी वेट गेन कर ले। तो अपन को क्या करना है? जीवन निर्वाह के लिए जो है उसके अतिरिक्त जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त उसके उत्पादन के लिए दिए जाने वाला राशन, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन राशन। मतलब प्रोडक्शन करवाने के लिए, उत्पादन करवाने के लिए जो अलग से दिया जाता है। जैसे कोई, ऐसे मान लो एक कोई गाय है, वो 1 केजी मिल्क दे रही है। अब उस मिल्क को अपने को बनाए रखने के लिए, जैसे अपन उसको जो कंसंट्रेट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो अपन उसको दाना पानी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दाना जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो क्या हो गया? इसकी प्रोडक्शन डाइट के अंदर आ गया, मतलब उत्पादन राशन के अंदर आ गया। जो अपन उसको दाना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं अपन उसको, वो आ गया इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। ये तो हो गया था प्रोडक्शन के बाद में अपन जो बात करेंगे, प्रोडक्शन के बाद में अपन करेंगे गर्भावस्था राशन की। ये हो गया अपना गर्भावस्था राशन। अब गर्भावस्था राशन में क्या हो गया? एक मेंटेनेंस जो डाइट थी अपन जो जीवन निर्वाह के लिए दे रहे हैं, जो अपन मेंटेनेंस डाइट दे रहे हैं जीवन निर्वाह वाली, उसके अतिरिक्त ये तो अपन को देनी है, मतलब ये तो प्लस है ही, ये तो है ही। अब इसके अलावा अपन को इसमें अंतिम जो तिमाही होगी, इसकी अंतिम तिमाही, अंतिम जो तिमाही है, अंतिम तिमाही मतलब लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसका, उसके अंदर उसको
बच्चे को पालने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। अब एनर्जी जब ज्यादा चाहिए, ऊर्जा उसको ज्यादा चाहिए, बच्चे को जब पलेगा तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अंतिम तिमाही के अंदर एक्स्ट्रा राशन देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा राशन उसको देना पड़ेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा राशन दिया अपन ने, ये जो अपन ने एक्स्ट्रा राशन दिया है अंतिम तिमाही में, तो ये क्या कहलाएगा, गर्भावस्था राशन। मतलब ये गर्भावस्था के समय अपन ने ज्यादा दिया है उसको, तो ये हो गया गर्भावस्था राशन। तो एक बार अपन शुरू से देख लेते हैं कौन कौन से अपन ने पढ़े। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ क्या होता है, भोजन का एक अवयव होता है, मतलब उसको फीड इंग्लिश में बोलते हैं, ये भोजन का एक अवयव है। उसके बाद अपन बात करते हैं भोजन की। तो भोजन की अपन जब बात करेंगे तो भोजन में क्या होगा, कई भोज्य पदार्थ मिलकर भोजन बनाएंगे, कई भोज्य पदार्थ मिलकर भोजन बनाएंगे। अब भोजन के बाद में अपन चलते हैं फीड स्टफ। फीड स्टफ में 3 चीजें आएगी, चारा मतलब सूखा चारा, रफेज, दाना कंसंट्रेट, और प्लस फीड एडिटिव। फीड एडिटिव के अंदर क्या आ गया, फीड एडिटिव के अंदर चीजें आ गई जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया, विटामिन हो गए, वो फीड एडिटिव के अंदर आ गए। फिर अपन बात करते हैं खुराक की। खुराक एक बार चाहे सुबह मान लो चाहे शाम को मान लो, एक टाइम के अंदर जो दिया गया भोजन होता है वो खुराक कहलाता है। अब अपन इसकी बात करते हैं आगे आहार की। आहार क्या हो गया, 24 घंटे की अवधि के दौरान जो दिया गया राशन है, 24 घंटे की अवधि के दौरान जो दिया गया राशन है वो क्या कहलाता है, आहार। भोजन सामग्री है, 24 घंटे की अवधि में जो दी गई भोजन सामग्री है वो क्या कहलाती है, आहार कहलाती है। आहार के कई अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है दोस्तों, संतुलित आहार होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में जो ऐसा भोजन सामग्री जिसमें सारे ही भोजन के तत्व आ जाए, मतलब कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, मिनरल आ गए, विटामिन आ गए, सारे आ जाए, वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहलाती है मतलब वो। अब अपन बात करते हैं आदर्श आहार। आदर्श आहार क्या हो गया, जैसे आदर्श गांव की एक परियोजना चल रही है अभी राजस्थान में, तो उसमें क्या होता है, उस पूरे भारत में चल रही है, मतलब उसमें एक गांव को आदर्श बना दिया, मतलब इस गांव को इसमें सारी चीजें ये उपस्थित होनी चाहिए उस हिसाब से। तो इसके अंदर भी ये है कि जो जानवर है उसके वजन के हिसाब से जो उसके लिए जरूरी है, मतलब इतना तो उसको जरूरी है ही, उतना राशन उसको प्रोवाइड कराते हैं वजन के हिसाब से, तो वो क्या कहलाता है, आदर्श आहार। अब आदर्श के बाद अपन जीवन निर्वाह राशन की बात करते हैं, मतलब मेंटेनेंस डाइट। मेंटेनेंस मतलब इसको जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए भोजन सामग्री वो कहलाती है जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। तो मतलब भोजन की वह सामग्री जो पशु के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है वो क्या कहलाएगी, जीवन निर्वाह आहार कहलाएगी। अब अपन बात करते हैं उत्पादन राशन की। उत्पादन राशन क्या हो गया, जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त, जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त उसके उत्पादन के लिए दिए जाने वाला, मतलब कोई मिल्क दे रहा है या मीट के लिए, वूल के लिए, जिस पर्पज के लिए भी अपन उसको पाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसके अतिरिक्त जो अपन उसको राशन दे रहे हैं वो कहलाता है उत्पादन राशन, प्रोडक्शन राशन के अंदर वो आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं गर्भावस्था राशन की। गर्भावस्था राशन क्या हो गया, मेंटेनेंस डाइट के अलावा जो अंतिम तिमाही में जब बच्चा पेट में फीमेल के, तो उसके लिए अपन जो अंतिम तिमाही में एक्स्ट्रा राशन जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, गर्भावस्था राशन कहलाएगा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम मतलब कुछ अपन पौधों के नाम लेंगे, उसके जो साइंटिफिक नेम है वो उनके बारे में अपन उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं मक्का। मक्का क्या होता है, मक्का मेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जिया मेज। ये एम छोटा आएगा और ये पहला अक्षर बड़ा आएगा, ये फर्स्ट अक्षर है, फर्स्ट अक्षर ये आएगा बड़ा, पहले वर्ड का पहला अक्षर बड़ा आएगा और दूसरे वर्ड का पहला अक्षर है वो आएगा छोटा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे, मेज की। मेज की बात कर रहे थे, तो मेज के अंदर क्या होगा, मक्का। मक्का को अपन इंग्लिश में मेज भी बोलते हैं। मेज का साइंटिफिक नेम हो गया जिया मेज। जिया मेज की अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे गेहूं की। गेहूं को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हीट। व्हीट को अपन टिट्रिकम एस्टिवम बोलेंगे। हो गया इसका नाम। वही अंडरलाइन के नीचे होती है, दोनों वर्ड के नीचे अलग अलग अंडरलाइन होती है,
और पहला वर्ड इसका भी बड़ा है और जो दूसरा वर्ड है वो छोटा रहेगा, पहला बड़ा दूसरा छोटा। तो अपन को यही ध्यान रखना है, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, और इसके नीचे अंडरलाइन अपन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, गेहूं का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम जिसे अपन बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम वो हो गया, पहला मक्का का हो गया जिया मेज और दूसरा गेहूं का हो गया टिट्रिकम एस्टिवम। अब अपन तीसरे की बात करते हैं, जो जिसे अपन बोलते हैं बार्ली भी उसको अपन बोलते हैं, उसका नाम होता है होर्डियम वल्गेरी। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब अपन तीसरे की बात करते हैं, जो जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बार्ली, इसका नाम हो गया होर्डियम वल्गेरी। तो ये हो गया जो का नाम होर्डियम वल्गेरी। अब इसके बाद अपन चौथा चलते हैं, जवार। जवार को अपन क्या बोलते हैं, सोरगम। सोरगम का जैसे नाम है इससे ही है, सोरगम बाई कलर। ये इसके नीचे अपन अंडरलाइन करते चलेंगे, सोरगम बाई कलर। सोरगम बाई कलर के बाद में अपन चलते हैं, अब जो दो इंपोर्टेंट आएंगे, अब जो दो इंपोर्टेंट है वो बहुत ही ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से पे इंपोर्टेंट है, और उसको याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अपने पशुओं को सबसे ज्यादा जो रिलेटेड होते हैं। एक तो आएगा रिचका और एक आएगा बरसीम। ये दोनों पशुओं को दिए जाने वाले चारे हैं, तो इनके दोनों के साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, इनके जो कॉमन नेम है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो सामान्य नाम इसको अपन क्या बोलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में इनके साथ एक दो टर्मिनोलॉजी है वो भी जुड़ी हुई है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन रिचका की बात करते हैं। रिचका को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूसन। ल्यूसन को अपन बात करेंगे तो ल्यूसन का अपन अल्फा अल्फा और बोलते हैं साथ में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिचके की, तो रिचके को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा अल्फा साथ में और बोल रहे, रिचका क्या हो गया, ल्यूसन हो गया। ल्यूसन की अपन जब बात करते हैं, तो ल्यूसन के बारे में अपन जब बात करते हैं तो इसका नाम आ जाता है मेडिका को सटाइवा। मेडिका को सटाइवा हो गया, मतलब पहला अक्षर बड़ा रखना है, दूसरे वर्ड का दूसरा अक्षर ये है, ये छोटा रखना है। ये एक ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि ये क्वेश्चन को ऑप्शन को जो घुमाता है एग्जाम के अंदर एग्जामिनर, तो उसके अंदर पहला अक्षर भी बड़ा कर दिया, दूसरा अक्षर भी बड़ा कर दिया, ऐसे करके गलत करवा देता है। साथ में अंडरलाइन देखना है कि अगर ऑप्शन में अंडरलाइन दी हुई है तो अंडरलाइन वाले को टिक करना है। अब इसको मेडिका को सटाइवा बोलते हैं। बरसीम होता है, बरसीम को बोलते हैं ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिकम। तो अपन जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिकम। अलेक्जेंड्रिकम ये दोनों अलग अलग वर्ड हो गए। अब इसको ए को मैंने बड़ा लिख दिया था, लेकिन अब इस ए को छोटा लिखना है। ये अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि ए को छोटा लिखना है, दूसरा वर्ड है वो छोटा रहता है। ये बरसीम हो गया, ये हो गया रिचका। अब इन दोनों की जब बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम याद कर लिया, रिचका हो गया। इसका इंग्लिश में अपन इसको लूसन बोलते हैं, अल्फा अल्फा इसका कॉमन नेम हो गया। अब ये क्या होता है, ये होता है एल क्यू। इसको ऐसे याद रखो, एल क्यू। एल क्यू से मतलब क्या हो गया, क्वीन ऑफ फोडर, मतलब चारे होता है उसकी रानी बोला जाता है इसको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्वीन ऑफ फोडर किसे कहते हैं। क्वीन ऑफ फोडर किसको कहते हैं, लूसन को। लूसन क्या होगी, क्वीन ऑफ फोडर होगी लूसन। लूसन का मतलब हो गया क्वीन ऑफ फोडर। और बरसीम हो गया, बरसीम का मतलब क्या हो गया, किंग ऑफ फोडर। बरसीम क्या हो गया, किंग ऑफ फोडर। और क्वीन ऑफ फोडर होगी लूसन। मतलब रिचका तो हो गया क्वीन ऑफ फोडर, बरसीम हो गया किंग ऑफ फोडर।
ये दोनों चीजें हैं अपने को याद करने की। अब एक बार अपन वापस रिवीजन कर लेते हैं इनके नामों को। मक्का था, मक्का को अपन जिया मेज बोलते हैं। इसके बाद गेहूं था, गेहूं को टिट्रिकम एस्टिवम, जो से अपन नाम इंग्लिश में जानते हैं, साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है टिट्रिकम एस्टिवम। जो हो गया, जो को अपन बार्ली बोलते हैं, बार्ली को क्या हो गया, ओर्डियम वल्गेरी। अब इसके बाद जवार की बात करते हैं, सोरगम, सोरगम बाइकोलर इसका नाम है, इंग्लिश में वैज्ञानिक नेम है जो इसका। यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अगर कोई साइंटिफिक नेम पर आएगा तो सबसे ज्यादा चांस इन दोनों में से ही रहेगा कि इनमें से ही साइंटिफिक नेम एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अब अपन जब नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, कुछ एक अपन कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण। अपन कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की जब बात करेंगे तो इसके अंदर तीन चीजें डेवलप होगी। मैं एक सारणी के रूप में आपको इसको सेटल कर लेता हूं, इसके एग्जाम्पल भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला आएगा मोनोसेकेराइड। मोनो, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, मोनोसेकेराइड। ये हो गया मोनोसेकेराइड। फिर इसके बाद आएगा डाइसेकेराइड। और फिर इसके बाद तीसरा आएगा पॉलीसेकेराइड। ये अपन बात करते चलते कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। अपन जब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में सबसे पहला आता मोनोसेकेराइड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो आगे दो भागों में टूट नहीं सके। मतलब सबसे छोटी इकाई होती है कार्बोहाइड्रेट की, जिसकी अपन मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं। अब इसके ये तो हो गए एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिखता चलूंगा साथ में। इसमें सबसे आएगा पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा। अब पेंटोज शर्करा की बात करेंगे, पेंटोज का मतलब पांच पैसे, पेंटोज पैसे पांच, पांच कार्बन। और इसके बाद आएगा हेक्सोज शर्करा। हेक्सोज शर्करा, इसमें आएंगे 6 कार्बन। इसमें 5 आ गए, इसमें 6 आ गए। अब जब बात करते हैं पेंटोज के एग्जाम्पल की, तो इसमें पेंटोज शर्करा के एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, राइबोज, डी ऑक्सीराइबोज और 6 कार्बन वाले हेक्सोज शर्करा की बात करेंगे तो हेक्सोज शर्करा के अंदर आ जाएगा ग्लूकोज, गलेक्टोज और ग्लूकोज हो गया, गलेक्टोज हो गया और फ्रक्टोज। ये 3 आ जाएंगे हेक्सोज शर्करा। मतलब इनमें 6 कार्बन की रिंग होगी, इसमें 5 कार्बन की रिंग होगी। 5 कार्बन की रिंग ऐसी हो जाएगी और 6 कार्बन की रिंग हो जाएगी ऐसे। मतलब 1 2 3 4 5, ये तो 5 कार्बन की रिंग होगी और वो इधर वाली 6 कार्बन की रिंग होगी। तो ये हो गया पेंटोज शर्करा, ये हो गया हेक्सोज शर्करा। अब अपन जब बात करते हैं डाइसेकेराइड, क्या होता है, डाइसेकेराइड का सिंपल सा मतलब है डाई। डाई मतलब दो मोनो मिलके एक डाई बनता है। अब जब दो मोनो मिलेंगे तो अपन इसकी बात करते हैं। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड की जब अपन बात करते हैं तो डाइसेकेराइड के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहला आएगा माल्टोज। इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं, माल्टोज। माल्टोज के अंदर अपने क्या आ गया, माल्टोज में आ गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये क्या हो गया, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, मतलब दो मोनोसेकेराइड मिलके एक डाइसेकेराइड बना दिया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर क्या आ गया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर क्या आ गया, ये हो गया सुक्रोज। सुक्रोज के बाद अपन बात करेंगे लेक्टोज। लेक्टोज के अंदर क्या आ जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज क्या हो गया, लेक्टोज। अब ये क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ये होती है मिल्क शुगर। अपन इंपॉर्टेंट अपने लिए इस वजह से क्योंकि अपन पशुओं की बात करते हैं, पशुओं से अपन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनका अपन दूध यूज में लेते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क शुगर कौन सी है, मतलब दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा कौन सी है, तो अपन जब बात करेंगे मिल्क शुगर की तो वो आएगा लेक्टोज। इसका एग्जाम्पल हो गया लेक्टोज। अब अपन आगे चलते हैं, डाइसेकेराइड हो गया, मोनोसेकेराइड हो गया। अब अपन इसके बाद चलते हैं पॉलीसेकेराइड पे। पॉलीसेकेराइड, अब पॉलीसेकेराइड की जब बात आएगी तो इसमें एक तो आएगा होमो और एक आएगा हेट्रो। एक तो होमो पॉलीसेकेराइड हो गया, एक हेट्रो पॉलीसेकेराइड हो गया। होमो के एग्जाम्पल आ जाएगा सेल्यूलोज, स्टार्च, तो सेल्यूलोज स्टार्च के अंदर आ गया। अब हेट्रो की जब बात करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। ये आ गया हेट्रो में। हेट्रो में आ गया पेक्टिन, आ गया काइटिन भी आता है, इसका एग्जांपल है काइटिन भी है। तो अपन जब बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड की, पॉलीसेकेराइड में दो ग्रुप है, एक होमोपॉलीसेकेराइड है, एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज स्टार्च आ गया, हेट्रो में पेक्टिन, काइटिन और हेमीसेल्यूलोज आ गया। तो ये अपन इसकी बात कर रहे थे पॉलीसेकेराइड की। अब एक बार अपन वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं जो अपन ने मोनोसेकेराइड से स्टार्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में तीन चीजें आएगी, एक तो मोनोपॉलीसेकेराइड, एक डाइपॉलीसेकेराइड और एक मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनो के अंदर आ गया पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा। पेंटोस शर्करा में 5 कार्बन, हेक्सोस शर्करा में 6 कार्बन, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, और ये हो गए पेंटोस शर्करा के एग्जाम्पल। और जो अपन बात कर रहे थे हेक्सोस शर्करा, तो उसके एग्जाम्पल हो गए ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और फ्रक्टोज। अब डाइसेकेराइड की जब अपन बात कर रहे हैं तो इसमें माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लेक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज, ये हो गया इसका। तो ग्लेक्टोज, जो लेक्टोज की बात है, लेक्टोज की अपन जब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आ रहा है, दुग्ध शर्करा की जब बात करते हैं तो उसमें आ जाता है लेक्टोज की। दुग्ध शर्करा किसमें पाई जाती है, वो आती है लेक्टोज के अंदर, दुग्ध शर्करा। अब अपन नेक्स्ट इसकी बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड में क्या थे, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर क्या क्या आ रहे थे, सेलुलोज और स्टार्च। हेट्रो के अंदर आ रहे थे पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज और काइटिन, ये तीनों इसके अंदर आ रहे थे। तो ये अपन आज की क्लास का इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो अपन कल क्लास लेंगे उसके अंदर कल का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फीड, अपन इसकी बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो दोस्तों आज की क्लास आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। मैंने जितनी कोशिश की थी वो अच्छी से पूरी पढ़ाने की आपको कोशिश की है। तो एक कल क्लासिफिकेशन ऑफ फीड पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।